नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में। जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस का पेपर थर्ड है। जैसा कि आप सबको पता है, कल आप सभी का पेपर भी है। तो हमें लगा आपने ऑल सॉर्ट नहीं देखा है, बहुत कमेंट भी कर रहे थे, तो हमें लगा आप सबको बता दें। फ़िलहाल जितने इससे पहले 8 वीडियो हैं, अगर आप सब वही 8 वीडियो आप पूरा रिवीजन कर लेते हैं इसको लेकर के, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक, फ़िलहाल मेरी कोशिश रहेगी अभी रात्रि तक, सुबह मॉर्निंग में भी हो सकता है, अगर मेरी तबीयत साथ दे तो आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। ओके, तो इसीलिए आपकी क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सब शॉर्ट आंसर देखने वाले हो जो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी किया करें। ठीक, और चलते हैं, देखते हैं, लाइक भी कर देना अगर पसंद आता है तो। सिर्फ इसमें मैंने ऑल शॉर्ट आंसर शामिल किए हैं। ठीक, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चलो देखते हैं। अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम होगी, अगर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है तो ठीक। और पहला है आपका जेंडर की परिभाषा। ठीक ठीक, तो आप सब क्या पढ़ रहे हो, पेपर 3 है। तो जेंडर एंड एक्सटेंशन एजुकेशन सॉरी डेवलपमेंट है, ओ जेंडर एंड एक्सटेंशन डेवलपमेंट। फिलहाल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ठीक, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फ़िलहाल आज तब भी ठीक लग रहा है काफ़ी। आप सभी के कमेंट हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। आप सब खूब कमेंट करते हो। जिनका जेनेटोलॉजी है वो भी परेशान मत हो, वो सिर्फ आप चाइल्ड डेवलपमेंट के जो वीडियो हैं देख लीजिए। और उसमें आप व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व से संबंधित, परिवार से संबंधित, परिवार नियोजन क्या है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार क्या है। ठीक, ये सब वीडियो देख लेना, काफ़ी हेल्प होगी। ओके, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि जेंडर की परिभाषा, और उसमें ये भी देख लेना बेटा, मालन्यूट्रिशन है, जेनेटोलॉजी। अगर जिनको नहीं समझ में आता है, चलो हम कोशिश करते हैं, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो कल हम आपको शाम तक ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ वीडियो बना देंगे जिससे आपको हेल्प हो जाए। ठीक, और यहाँ आप अगर हो सकता है ईसीसी जो आपका फर्स्ट ईयर सॉरी सेकेंड सेमेस्टर में था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। उसमें से काफ़ी प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक, पेपर में जेनेटोलॉजी में। ओके, पेपर 4 जिनका गाइडेंस एंड काउंसलिंग है वो तो बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि इतने वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, उतने से ही आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, जेंडर की परिभाषा। जेंडर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। जेंडर का अर्थ स्त्री या पुरुष होने की अवस्था से है, अर्थात नारी तत्व या पुरुष तत्व की अवस्थिति, और सामाजिक संदर्भ में इसका अर्थ पुरुषों एवं महिलाओं के बीच के सामाजिक अंतरों से है। ठीक, जूडिथ बटलर ने कहा कि जेंडर का संबंध समाज द्वारा स्वीकृत क्रियात्मक उपलब्धियों से है, या कहें कि यह ऐसी शैली है जो समाज द्वारा निर्धारित संकेतों, आंदोलनों व अधिनियमों के गठन के तरीके के रूप में देखी जा सकती है। ठीक, सेकंड प्रश्न आता है, लिंग पहचान का अर्थ बताइए, है ना। अभी जेंडर क्या है जाने, अब जेंडर की पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है। ठीक, इसके अर्थ बताना है। लिंग पहचान अर्थात जेंडर आइडेंटिटी व्यक्ति की व्यक्तिगत संवेदना है, वह स्वयं को किस लिंग का मानता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति स्वयं को एक स्त्री के रूप में देखता तो उसकी जेंडर आइडेंटिटी या लिंग पहचान स्त्री की होगी। ठीक, ऐसा नहीं है कोई आपको, ठीक, वो अपने आप को स्त्री मानता है तो स्त्री ही कहलाएगी। आपने कई ऐसी मूवीज भी देखी होंगी जिसमें आंटी बनी हैं लड़के लोग, है ना। थर्ड है दहेज निषेध अधिनियम, सभी प्रश्न देखेंगे। ठीक, थर्ड प्रश्न कह रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 में पारित हुआ था। ठीक, यह नियम 1961 में पारित किया गया
उसके अंतर्गत दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष का कारावास होता है। ठीक, ये याद रखना। दहेज निषेध अधिनियम कब हुआ था पारित? 1961 में। और इसमें कम से कम 5 वर्ष 5 साल का कारावास होता है। ठीक, कम से कम 15,000 या उतनी राशि, जितनी कीमत का उपहार, जितना दहेज लिया गया था उतना सॉरी बच्चों, 1 मिनट। उपहार जितना दहेज में दिया गया था, ठीक, उतने उपहार, इनमें से जो भी ज़्यादा हो कि जुर्माने की सज़ा भी दी जा सकती है। ठीक, 4 आता है लैंगिकता, जिसे हम सेक्सुअलिटी बोलते हैं, सेक्सुअलिटी। ओके, लैंगिकता जैविक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं के रूप में प्रकट होती है। अत्यधिक सीमा तक लैंगिकता हमारी इंद्रियों पर निर्भर करती है तथा इसका असर सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक इत्यादि समस्त पहलुओं का प्रत्यक्ष होता है। ठीक, उसके बाद आता है भारत में घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या आता है। जी हाँ, भारत में घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन कौन से कारण आते हैं, ये सभी अगर आपके साथ कोई कारण होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं घरेलू हिंसा के तहत। ठीक, इसमें यौन उत्पीड़न है, बलात्कार है, घरेलू शोषण है, जैसे महिलाओं को मारना पीटना, किसी तरह प्रताड़ित करना बातों के माध्यम से, है ना, ये सभी आते हैं। 6 आता है भारत में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कुछ समस्याएं। सामना की जाने वाली भारत में महिलाओं द्वारा बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि आपका दहेज है, घरेलू हिंसा है, मौलिक मानव अधिकार से वंचित हैं, है ना। तो ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो। तेजाब के मामले फिलहाल अब तो नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन पहले तेजाब का मामला बहुत ज़्यादा था। बलात्कार है, कार्यस्थल पर उत्पीड़न है, भ्रूण हत्या है, आदि मुद्दे जो भारत में महिलाओं द्वारा सामना किया जा रहा है। ठीक, ये सारी समस्याएं हैं। कार्यस्थल पर उत्पीड़न, जैसे कहीं जॉब कर रही है ना, वहाँ पर उनसे उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। ठीक, अब महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, आप नॉर्मली समझ लीजिए, महिलाओं को सशक्त बनाना ही महिला सशक्तिकरण का वो आत्मनिर्भर बने, यही अर्थ होता है। ठीक, फिलहाल अपनी बुक के माध्यम से पढ़ लें। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं को उनकी क्षमता, स्वतंत्रता एवं मुक्ति का बोध कराते हुए इतना सशक्त बना देना कि वे व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बन सकें। फिलहाल कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं चल रही हैं आजकल पुरुषों से, है ना। तो वही है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ प्रमुख सरकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, ये योजनाएं याद रखना, इनमें से कोई ना कोई योजना जरूर आएगी आपके पेपर में। पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, दूसरा उज्ज्वला योजना है, तीसरा प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना है, चौथा है स्वाधार गृह है, पांचवा है वन स्टॉप सेंटर है, छठा है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। ठीक, उसके बाद 10 आता है राष्ट्रीय महिला आयोग से क्या समझती हैं, आपका जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उससे आप क्या समझती हैं, तो जानते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसे हम नेशनल कैमरेसिस ऑफ फॉर वुमेन, जिसे शॉर्ट में देखा जाए तो NCW कहते हैं। ठीक, भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी सन 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। जो सुरक्षा उपाय होते हैं ना कानूनी, वो लागू करता है आपका महिला आयोग। ठीक, उसके बाद आता है महिला शिक्षा समन्वय निगम क्या है। महिला विकास समन्वय निगम महिला विकास निगम महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। निगमन गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को उनके कौशल को उन्नत करने के लिए पारंपरिक व्यवसायों के साथ साथ उनकी उत्पादकता बढ़ाने और स्वरोजगार और आय सृजन के अवसरों को व्यापक बनाने के लिए नए क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए धन प्रदान करता है। ठीक, उसके बाद फैमिली कोर्ट से क्या अभिप्राय है। फैमिली कोर्ट को कुटुंब न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय भी कहा जाता है।
यह मुख्य रूप से पारिवारिक विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। ये याद रखना, फैमिली कोड, ठीक। इसे हम कुटुंब न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय कहते हैं। इसे फैमिली कोड भी कहा जाता है। 3 नाम याद रखना, ठीक। यह मुख्य रूप से पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए उपयोगी है, ठीक। उसके बाद मास मीडिया क्या है, इससे आप क्या समझती हैं? तो बच्चों, मास मीडिया जो होता है, इसका अर्थात लोक संपर्क या जनसंपर्क या जनसंचार, ठीक। जनसंचार से तात्पर्य है उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं, जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, रेडियो, दूरदर्शन है, चलचित्र आदि ये हैं, ठीक। उसके बाद आता है 15 नंबर पर आता है आपका, कृषि में महिलाओं की क्या भूमिका है। कृषि में महिला की क्या भूमिका है? फिलहाल बहुत योगदान है। अगर आप ग्रामीण जनता से जाएंगे, देखेंगे, तो ग्रामीण जनता में कृषि जो महिलाएं हैं उनका बहुत ही योगदान है, ठीक। आंकड़ों के मुताबिक कृषि उत्पादन में महिलाओं का योगदान 20 से 30% है, ठीक। एक शोध के अनुसार भारतीय हिमालय क्षेत्र में 1 हेक्टेयर खेत पर एक वर्ष में बैलों की एक जोड़ी, ठीक। सॉरी बच्चों, गला कुछ खराब है ना, खांसी आती है। तो क्या होता है कि खेतों पर एक वर्ष में बैलों की एक जोड़ी जो 1064 घंटे, एक आदमी 12-12 घंटे और एक महिला 3485 घंटे काम करती है, ठीक। यह ऐसा आंकड़ा है जो कृषि उत्पादन में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। आप जान चुके हैं कि कृषि में महिला का बहुत ही योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न आता है लिंग विश्लेषण, जिसे मैट्रिक्स, ठीक, एनालिसिस मैट्रिक्स है। जेंडर क्या है? तो लिंग विश्लेषण मैट्रिक्स एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जिसका उपयोग यह विश्लेषण करने के लिए किया जाता है कि विभिन्न लिंग, महिला, पुरुष तथा अन्य के लोग किसी घटना या स्वस्थ चुनौती अनुभव कैसे करते हैं। यह इस बात पर विचार करने को बढ़ावा देता है कि किसी विशेष मुद्दे के बारे में किसी व्यक्ति का अनुभव लिंग संबंधी विचारों के साथ कैसे बातचीत करता है, ठीक। उसके बाद आता है माइक्रो क्रेडिट योजना क्या है। माइक्रो क्रेडिट योजना निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक आधार प्रणाली है, उधार प्रणाली है, ठीक। इसमें क्या होता है कि भारत में फाइनेंशियल संस्थान मुख्य रूप से शहरी और क्षेत्रीय अर्बन क्षेत्रों में रहने वालों को फाइनेंशियल विकल्प प्रदान करता है। जो आप लोन वगैरह लेते हो ना, वही है। यह ग्रामीण सॉरी बच्चों, यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उद्यमियों को फाइनेंशियल के विकल्प न प्राप्त होने की समस्या का समाधान करता है, ठीक, माइक्रो क्रेडिट के द्वारा। नेक्स्ट है जनसांख्यिकी क्या है। ये हमें लग रहा है कि पेपर में आएगा, जरूर याद कर लेना, ठीक। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन है। इसमें जनसंख्या के आधार पर संरचना, वितरण और जन प्रवास, वृद्धि और मृत्यु के संदर्भ में स्थानिक और या काल्पनिक परिवर्तनों का अध्ययन शामिल होता है, ठीक। उसके बाद आता है लीगल लिटरेसी अथवा विधिक साक्षरता क्या है। विधिक साक्षरता से आशय है जनता को कानून से संबंधित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तिकरण करना। इसका अर्थ कानून से संबंधित इतनी क्षमता है जो किसी कानूनी समाज में अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट आता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा है, ठीक, जो समाज में उसकी विशेषता, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करते हैं। ये किसके द्वारा? व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई खुद ही एक अवधारणा है। नेक्स्ट आता है लैंगिक असमानता का अर्थ क्या है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव करना,
परंपरागत रूप से महिला समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। ठीक, ये लैंगिक असमानता है। उसके बाद आता है जेंडर मिनिस्ट्रीमिंग का क्या है, ये मैंने लॉन्ग प्रश्न भी पढ़ाया है, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। जेंडर मिनिस्ट्रीमिंग का अर्थ है मुख्य धारा। लिंग मुख्य धारा समाज को पूर्वाग्रह से मुक्त कराने का एक तरीका है जिसमें सभी के बराबर अधिकार और अवसर हैं। इसका मतलब नीति निर्माण, अनुसंधान, वकालत, कानून बनाने और खर्च में लिंग समानता केंद्र बनाना, कार्यक्रम योजना, लिंग भूमिका, महिलाओं और पुरुषों के विचार, अनुभव हित आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है लिंग सिद्धांत का अर्थ। लिंग सिद्धांत या जेंडर थ्योरी किसी दिए गए संदर्भ, समुदाय, समाज या अध्ययन के क्षेत्र सहित साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा के में पुरुष और या स्त्री और या विचित्र व्यवहार के रूप में समझा जाने वाला अध्ययन कहलाता है। ठीक, लिंग विभेद क्या है? लिंग विभेद से तात्पर्य बालक या बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता, जैसे कहा नहीं जाता कि बालक वो कर सकता है, लड़का वो कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती, लड़की ये कर सकते, लड़का नहीं कर सकता है, यही है लिंग विभेद। ठीक, बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा तथा पालन पोषण में बालकों से निम्न स्तर की स्थिति में रखा जाता है, जिससे वह पिछड़ जातियाँ और लिंग विभेद कहलाता है। ठीक, समझ चुके होंगे ना। कहा जाता है ना लड़कियों को घर में रहना है, खाना बनाना, वो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ना करें, तो ये लिंग विभेद का कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है लिंग संवेदनशीलता क्या है? लैंगिकता, जो लैंगिक संवेदनशीलता है जिसे हम जेंडर सेंसिटाइजेशन बोलते हैं, यानी हर लिंग चाहे पुरुष हो या महिला हो का व्यक्ति दूसरे लिंग चाहे पुरुष या महिला हो के प्रति सम्मान का भाव रखे। ठीक, सभी के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। लिंग भेद को दरकिनार कर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना ही लैंगिक या लिंग संवेदनशीलता होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है लिंग जागरूकता क्या है? खुद को पुरुष या महिला के रूप में वर्गीकृत करने की क्षमता को लिंग जागरूकता कहते हैं। ठीक, समेकित बाल विकास योजना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ICDS सॉरी बच्चों, माइक बंद करना पड़ता है। समेकित बाल विकास योजना ICDS, समेकित बाल विकास योजना सन 1975 में पारित हुआ था। ठीक, यह एक अद्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य और बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं की विकास आवश्यकता को पूरा करना, जो आपके यहाँ मिलता नहीं है पोषाहार वगैरह महिलाओं को, दलिया है ना, ये सभी आता है ICDS के तहत। सेकेंड आता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में पारित हुआ था, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत सन 2001 से 2 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं औद्योगिक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक सभी बच्चों प्रदान करने संबंधी जरूरत को पूर्ण करने का एक प्रयास है। ठीक, उसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 2018 में लागू हुआ। इसके तहत ये मिशन बाकी सभी शिक्षा से संबंधित योजना को एक छत के नीचे लाने के लिए शुरू की गई, जो समावेशी शिक्षा कहा जाता है ना, जिसमें सभी विशिष्ट बालक समान बच्चे सभी को एकत्र रूप से पढ़ाया जाता है एक ही छत के नीचे। ठीक, यानी जितनी इससे पूर्व योजनाएं उन सबका इसमें एकीकरण कर दिया गया। इस योजना में जिन पहले की योजनाओं का जोड़ा गया उनके नाम है साक्षर भारत, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन सभी को एकत्र कर दिया गया। उसके बाद आता है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ है माँ के कोख में ही मादा भ्रूण को निकाल फेंकना।
कोख से ही, ठीक। जन्म पूर्व परीक्षण तकनीक, दुरुपयोग के नियमन और बचाव अधिनियम 2002 की धारा ए 41 और बीसी के तहत भ्रूण को परिभाषित किया गया। निषेचन या निर्माण के सातवें दिन से शुरुआत होकर उस अपने जन्म के विकास की अवधि के दौरान एक मानवीय जीव होता है, ठीक। इसमें कन्या का, अगर आप भ्रूण की जांच होती है, लिंग की जांच होती है, उसमें अगर कन्या मिलता है, कन्या रहती है तो उसे मार दिया जाता है। ये कन्या भ्रूण हत्या के अंतर्गत आता था, ठीक। इस पर रोक भी लगाई गई है। अगर कहीं पर आपको कोई जांच के दौरान आपको बताता है तो उस पर आप कार्रवाई भी कर सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है लिंग समानता। लिंग समानता किसी समाज की वह स्थिति जिसमें संसाधनों एवं अवसरों की उपलब्धता की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी स्त्री या पुरुष सभी को आर्थिक भागीदारी एवं निर्णय प्रक्रिया में समान रूप से देखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है एंड लास्ट है, ये लास्ट है, समान पारिश्रमिक अधिनियम सन 1976 में पारित हुआ था। इसमें ये अधिनियम 1976 में पारित हुआ। इसमें कहा गया कि महिला और पुरुष के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा समान परिश्रम योजना के तहत, ठीक। बीच मजदूरी और रोजगार के अन्य शर्तों के मामले में भेदभाव प्रतिबंधित करता है। समान परिश्रम का अर्थ है समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वह व्यक्ति हो या पुरुष हो या महिला हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक। तो कोशिश रहेगी आपके लिए फिर से और वीडियो लाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।